हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेन से संबंधित जो है जीएस पेपर 1 सेक्शन के अंतर्गत हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मौर्य कला और वास्तुकला, और इसका बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, इसके जो है आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल साबित करेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपके सपोर्ट के बिना जो है ये संभव नहीं है। जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर पुराइए, उसके बाद जो है लाइव आने का कोशिश करेंगे। 1000 सब्सक्राइबर से पहले जो है वो लाइव का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए तो ही जो है धीरे धीरे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के क्या जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स। चलिए स्टार्ट है। बिहार प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। बिहार जो है प्राचीन काल से, प्राचीनतम काल से ही जो है अपनी समृद्ध कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य जो था वो पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जो 400 से 200 ईसा पूर्व के बीच भारत उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य, जो भारत के अधिकांश भाग में जो है उपमहाद्वीप भाग में जो है फैला हुआ था। इस अवधि में लकड़ी से पत्थर के उपयोग तक का कला और वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। इस अवधि में जो है लकड़ी से पत्थर के उपयोग के तक जो है बहुत सारे वास्तुकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया कि किस तरह से परिवर्तन आया है। मौर्य कला को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है। मौर्य कला को जो है कई रूपों में विभाजित किया जाता है, जैसे वास्तुकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, किस तरह के मूर्ति बनते थे, किस तरह के वास्तुकला बनते थे, सिक्के कौन कौन से यूज होते थे, किस किस तरह के सिक्के कौन से मटेरियल से बने हुए होते थे, पेंटिंग कौन कौन से तरह के पेंटिंग बनते थे, किस पेंटिंग में क्या चीज़ का यूज किया जाता था, किस चीज़ का पेंटिंग बनता था। तो ये सारे रूप में जो है मौर्य कला को विभाजित किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक एक करके जो है सारे जो है डिस्कस करते हैं। मौर्य कला के मुख्यतः दो प्रकार की कला और स्थापत्य का विकास हुआ है। मौर्य काल में जो है मुख्यतः दो प्रकार की कला और स्थापत्य का विकास हुआ है। कौन कौन? राज्य प्रायोजित कला और वास्तुकला। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राज्य प्रायोजित कला और वास्तुकला। मौर्य काल के दौरान राज्य संरक्षित कला और स्थापत्य कला को उन्नत अवस्था में विकसित किया गया। इनकी प्रमुख विशेषता है। कौन कौन सी विशेषता है इसके बारे में देखेंगे। पहला है वास्तुकला। मौर्य कला के नमूने जो है पटना, राजगिरी, गया के पास जो है बराबर गुफाओं आदि में पाए गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मौर्य कला का जो भी नमूना है, जो भी उसका पहचान है, जो भी उसका अवशेष है, वो कहाँ पे पाया गया है? पटना में, राजगीर में, गया के पास जो है बराबर का गुफा। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बराबर की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये बिहार में है, गया के पास है, आदि के पास जो है यहाँ पे पाए गए मौर्य कला के नमूने। वास्तुकला एक बेहतरीन उदाहरण है कुम्हरार, पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के खंडहर हैं। यहाँ 80 पिलर असेंबली हॉल के जो हैं अवशेष मिले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? कुम्हरार में, पटना में। इस बात का आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेगास्थनीज का कहना है कि पाटलिपुत्र में मौर्य महल ईरान की राजधानी के बराबर शानदार था। मेगास्थनीज का क्या कहना है कि पाटलिपुत्र में जो मौर्य का महल बना था, मौर्य साम्राज्य का जो महल बना था, वो ईरान की राजधानी जो है उसके बराबर शानदार था। कुम्हरार जो कि पटना में, वहाँ पे पत्थर के खंभे, स्टंप के टुकड़े, 80 स्तंभ वाला हॉल मिला है जिसे अशोक के समय का माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो अवशेष मिले हैं ये माना जाता है कि अशोक के समय का है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग आंशिक रूप से विदेशी संपर्कों के कारण और आंशिक रूप से गंगा के मैदानों से जंगलों के क्रमिक गायब होने के कारण था। खंभे बलुआ पत्थर से बने थे। खंभे जो है किससे बने थे? बलुआ पत्थर से। इन्हें अच्छी तरह से पॉलिश किया गया था जो कलाकारों की क्षमता को दर्शाता है। इसको इतने अच्छे तरीके से पॉलिश किया गया था, इतने बेहतरीन तरीके से कि जो वो कलाकार जो है उसकी क्षमता को दर्शाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अखंड स्तंभ। क्या है अखंड स्तंभ में? क्या क्या है? सभा भवन के अखंड खंभों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अनेक अखंड स्तंभ मिले हैं। अशोक द्वारा बनाए गए अखंड स्तंभ में 3 भाग शामिल थे। कौन कौन? दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर सिर है। ये 3 भाग जो हैं अशोक के द्वारा अखंड स्तंभ बनाए गए हैं, उसके ये भाग हैं। एक या एक से अधिक जानवरों की आकृति वाले महीन पॉलिश वाले पत्थर से युक्त शीर्ष डिजाइन और यथार्थवादी सुंदरता के लिए उल्लेखनीय है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारनाथ
स्तंभ का शीर्ष उच्च स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है, जहां बुद्ध ने पहली बार कानून के पहिए का उपदेश दिया। यह श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष है उसको चिन्हित करने के लिए बनाया गया था, जहां बुद्ध के द्वारा जो है वो कानून के पहिए मतलब उपदेश जो दिया था वो व्हील ऑफ चक्र के ये बोला जाता है, जिसको यह श्रृंखला का जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे भारत के राज्य प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्तंभ जो है बिहार के 4 स्थानों पर पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? बसर जो कि वैशाली में है, लौरिया अरेरा जो कि पूर्वी चंपारण में है, लूरिया नंदनगढ़ जो कि पश्चिमी चंपारण में है, और रामपुरवा ये भी पश्चिमी चंपारण में। ये इंपॉर्टेंट 4 जो स्तंभ बिहार में 4 स्थान पे पाए गए हैं। इसको जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, स्तंभ के बारे में। अब देखते हैं स्तूप के बारे में। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। कितना? लगभग 84,000 स्तूपों का। बुद्ध के अवशेष अन्य बौद्ध भिक्षुकों को कहाँ रखा है? ये गोलार्ध के आकार के होते हैं। ओके, सांची, सारनाथ, भरूच के स्तूप जो है ये बहुत प्रसिद्ध हैं। याद रखना आपको, सांची के स्तूप, सारनाथ के स्तूप और भरूच के स्तूप जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं गुफाएं। गुफाएं में क्या क्या है? मौर्य काल में चट्टानों या पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाने की कला का काफी विकास हुआ है। ये जो विकास हुआ है गुफा को काटकर, चट्टानों को काटकर, पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाना, ये मौर्य काल में जो है बहुत ही इसका अच्छे से विकास हुआ है। ये गुफाएं कठोर ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। हालांकि सबसे कठिन चट्टान में खुदाई की गई है। इन गुफाओं की दीवारों को कांच की तरह पॉलिश किया गया है। ओके, किसकी तरह? कांच की तरह। इन गुफाओं का आकार जो कैसा था? आयताकार था। क्या ध्यान रखना आपको, गुफाओं का आकार कैसा था? आयताकार था। ये पत्थर की गुफाएं गया से 24 किलोमीटर उत्तर में बराबर गुफाओं नागार्जुन पहाड़ियों पर पाई जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। बराबर गुफाएं कहाँ है? गया से जो 24 किलोमीटर उत्तर और वो नागार्जुन पहाड़ियों पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अशोक ने आजीविका संप्रदाय को बराबर गुफाएं दान में दे दी थी। अशोक के द्वारा जो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी जो है आपको पीटी में पूछ लिया जाता है कि आजीविका संप्रदाय को जो है कौन से गुफा दिया गया था। तो आज अशोक के द्वारा जो आजीविका संप्रदाय को बराबर की गुफाएं जो है वो दान में दे दिया गया था। अशोक के पोते दशरथ ने बौद्ध धर्म और आजीविका संप्रदाय के भिक्षुकों को नागार्जुन की गुफाएं दान में दे दी थी। तो ये थे गुफाएं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करते हैं ये सारे फैक्ट जो आपको पता चल गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला के क्या इंपॉर्टेंट्स हैं? अशोक द्वारा पाटलिपुत्र के नए महल में उच्च गुणवत्ता वाली मूर्तियां बनाई गई थी। बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और पहाड़ियों पर विशाल पत्थरों और अखंड स्तंभों पर शिलालेख लिखे गए। अखंड स्तंभ पर अशोक द्वारा पशुओं की सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई थी। तो ये सारे काम जो है अशोक के द्वारा जो है पाटलिपुत्र के महल में जो है अच्छे गुणवत्ता वाले मूर्तियां बनाए गए थे। बौद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। विशाल विशाल पत्थर पे जो है पहाड़ियों पर विशाल पत्थरों और अखंड स्तंभों पर शिलालेख सब भी बनाए गए थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। बहुत ही पशुओं का भी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है मूर्ति कला के बारे में। अब देखते हैं लोक कला। लोक कला के बारे में, जहां दरबारी कला को मौर्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, वहीं लोक कला को स्थानीय राज्यपाल और धनी लोगों का संरक्षण प्राप्त था। इंपॉर्टेंट लाइन, दरबारी कला को जो है किसका संरक्षण प्राप्त था? मौर्य राजाओं का। और लोक कला को जो है जो आम लोगों के बीच में था वो स्थानीय राज्यपाल और धनी लोगों का संरक्षण था। महत्वपूर्ण कला इस रूप का कला का रूप इस प्रकार है। देखते हैं किस प्रकार से है। बेसानगर से यक्ष और यक्षिणों की मूर्तियां की खुदाई की गई है। ये मूर्तियां विशाल, सजीव और पॉलिश की हुई है। बेसानगर में एक महिला आकृति भी पाई जाती है। उसका चेहरा गोल है, शरीर स्वस्थ है और होठों पर हल्की मुस्कान है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। बुलंदी बाग, पाटलिपुत्र, कुम्हरार और बक्सर में जो है टेराकोटा की वस्तुएं मिली हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बुलंदी बाग में जो है, पाटलिपुत्र में और कुम्हरार में और बक्सर में जो है टेराकोटा की वस्तुएं मिली हुई है। एक हाथ में डमरू लिए बुलंदी बाग में मिली एक महिला की आकृति भी मिली है। ये सारे फैक्ट भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। एक हाथ में डमरू लिए जो है बुलंदी बाग में महिला की एक आकृति मिली है। दीदारगंज, राजगीर से सर्पहुड, रिंग स्टोन और डिस स्टोन के चित्र धौली से किसी प्रकार के प्रजनन पंथ का संकेत देते हैं। ओके, पटना से जैन तीर्थंकर की नग्न तस्वीर मिली है। इसमें दिखाई देने वाले हड्डियों के साथ साथ दुबला शरीर मुद्रा है जो ध्यान में बैठे एक ऋषि को दर्शाता है। तो ये सारे फैक्ट हैं लोक कला के। उम्मीद करते हैं ये आपको पता चल गए होंगे। इन मूर्तियों के अलावा मौर्य कला के दौरान टेराकोटा कला, पॉलिश किए गए बर्तन और मिट्टी की मूर्ति की भी विकसित हुई है। इन मूर्तियों के अलावा जो है मौर्य कला में
टेराकोटा का बहुत ही अच्छे से विकास हुआ, टेराकोटा कला का। पॉलिश किया गया बर्तन में किस तरह से पॉलिश किया जाए कि अच्छा लगे, दिखने में चमकदार हो। मिट्टी का मूर्ति का भी अच्छे से विकास हुआ है मौर्य कला में। तो ये सारे जो है वास्तुकला और मौर्य कला, लोक कला के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मौर्य के टाइम में, मौर्य साम्राज्य के टाइम में, तो ये सारे जो है आपको पता चल गए होंगे। ओके, तो चलिए हो गया उम्मीद। तो ये था आज के वीडियो का क्वेश्चन का आंसर, ये था डिस्कशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यूजफुल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना जो है ये संभव नहीं है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम भी जो है कंटेंट जो है रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे इस तरह के, ताकि आपका एग्ज़ाम का तैयारी जो है वह बेहतर हो सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।